हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील। संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि गायिका, ये कॉपी आंख मंत्रा है, गायिका है। गायिका में कौन सी संधि है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अयादी संधि। अयादी संधि का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, समझ लीजिए। यदि दूसरे या तीसरे वर्ण पर य व दिखे, दूसरे और तीसरे वर्ण पर य व दिखे और इस पे कोई मात्रा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी कि मात्रा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन य और व दिखना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इस पे कोई अधूरा वर्ण नहीं रहेगा। यदि इस पे अधूरा वर्ण आ जाएगा तो वह यण संधि हो जाएगी। यदि य और व पर कोई अधूरा वर्ण नहीं है, मात्रा रहेगा तब भी चलेगा। ठीक है, मात्रा रहेगा या न रहेगा, लेकिन गायिका संधि गायिका में य है। देखो यहाँ पे य है, तो ये कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा और मैं देख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का ट्रिक क्या होता है? यदि कभी कहीं भी दूसरे या तीसरे वर्ण पर डबल ए की मात्रा, मतलब ए की मात्रा और औ की मात्रा दिखे तो वह कौन सी संधि है? कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ठीक है, अगला देख लीजिए, गुण संधि। यदि दूसरे या तीसरे वर्ण पर, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए की मात्रा और ओ की मात्रा क्या दिखे? ओ की मात्रा दिखे तो वह कौन सी संधि है? गुण संधि। यण संधि तो मैं बता ही दिया हूँ, इसकी ट्रिक क्या होती है? यदि दूसरे या तीसरे वर्ण पर य व, क्या य और व दिखे और इस पे कोई ना कोई अधूरा वर्ण हो सकता है। ठीक है, कोई ना कोई अधूरा वर्ण हो सकता है। चाहे य मैं लिखा हूँ ना तो देखो आधा त, व लिखा हूँ तो आधा स, ऐसे कोई ना कोई अधूरा वर्ण रहेगा तो वो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। एक संधि और बच रही है, उसको भी मैं बता देता हूँ, दीर्घ संधि। यदि दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ की मात्रा दिखती है, बड़ी ई की मात्रा दिखती है और बड़ी ऊ की मात्रा दिखती है और वहीं से तोड़ने पर दोनों शब्द का कोई ना कोई मीनिंग निकलता है, तो वह कौन सी संधि है? वह कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। वो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्न से कौन अवृतमुखी है? निम्न में से कौन सी अवृतमुखी है? ऐसे है क्वेश्चन। क्या है? ओठों की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन अवृतमुखी स्वर है? ठीक है, तो देखो कोई भी स्वर है ना, ओठ की आकृति के हिसाब से यदि देखा जाए तो उसको दो प्रकार से बोला जाता है। यानी कि ओठ के बोलने के आधार पर एक जो होता है कि ओठ से बोलेंगे ना तो गोल ओठ होकर बोलेगा और एक बड़ा सा होकर बोलेगा। जिसमें गोल आवृत्ति आती है उसको वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में हमारा ओठ का आकार गोल होता है उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? एक ऊ होता है, बोल कर देखो ऊ। हमारा गोल जो है, सॉरी, हमारा ओठ जो है गोलाकार बन रहा है। क्या बन रहा है? गोलाकार बन रहा है। ठीक है, एक बड़ा ऊ हो गया, एक बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, और एक क्या हो गया? औ हो गया, सॉरी, एक औ हो गया और एक क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ये चार स्वर जो होते हैं वह गोलाकार होते हैं और इसके अलावा जो स्वर बच रहे हैं वह अवृतमुखी से बोले जाएंगे। ये चार किससे बोले जाएंगे? वृत्तमुखी से। लेकिन इसके अलावा जो बचेगा, जैसे मान लो कौन कौन सा बच रहा है, देख लीजिए। अ बच रहा है, आ बच रहा है, ई बच रहा है, बड़ी ई, ए,
अय। ये सब किससे बोले जाएंगे? ये सब किससे बोले जाएंगे? अवृतमुखी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते। इसका सही जवाब होगा क्या? अवृतमुखी पूछा है ना, अवृतमुखी क्या होगा बताइए? अवृतमुखी ई है। हाँ, सही जवाब क्या है? सही जवाब इसका क्या होगा? ई होगा। ठीक है, ऊ क्या है? वृतमुखी है, और ऊ वृतमुखी, ओ वृतमुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है? इसका शुद्ध शब्द जो होगा वह हस्तक्षेप होगा। क्या होगा? हस्तक्षेप होगा। ठीक है कि हाँ यही सही है, हस्तक्षेप होगा। और मैं कुछ शुद्ध शब्द लिख रहा हूँ या अशुद्ध लिख रहा हूँ, इसको आप पहचानिए। ठीक है, मैं एक शब्द लिखा अनधिकार, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है बताइएगा। तो यह क्या शब्द है? शुद्ध है। ठीक है, अगर इसको अशुद्ध में लिखना रहता तो लिखता अनाधिकार। ठीक है, लेकिन अनधिकार जो होता है वह क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। एक मुझे बताइए, उत्कर्ष, उत्कर्ष शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह क्या है? यह शुद्ध है। ठीक है, एक और मुझे बता दीजिए, एक और मुझे बता दीजिए, परिषद, परिषद, परिषद यह क्या है? शुद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? मतलब हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में तीन होता है, उसमें एक नपुंसक लिंग भी माना जाता है, लेकिन हिंदी में दो ही होता है। ठीक है, तो इसमें दही जो होता है ना, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी खाने पीने वाली सामान जो होते हैं, खाने पीने वाला जैसे हो गया रोटी हो गया, रोटी हो गया और दाल हो गया, खीर हो गया, पूरी हो गया, जितने भी खाने पीने वाले सामान होते हैं वह क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें खाने पीने में कुछ अपवाद होते हैं, जैसे दही हो गया, तो दही ये क्या है? ये पुल्लिंग है। दही क्या है? दही पुल्लिंग है। इसके अलावा मान लो कि हलवा जो होता है, हलवा, हलवा ये भी खाने वाला चीज़ है, लेकिन ये भी क्या है? पुल्लिंग है। रायता, रायता हो गया, रायता भी पुल्लिंग है। पराठा हो गया, पराठा भी पुल्लिंग है। ठीक है, और एक और शब्द है भात, भात भी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? दही क्या है? दही पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में किसमें अ उपसर्ग है? क्या है? निम्न में किसमें अ उपसर्ग है? सबसे पहले उस उपसर्ग समझ लीजिए क्या होता है। उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं और लगने पर उसका अर्थ बदल जाता है, तो वही क्या है? उपसर्ग है। यानी कि कोई शब्द है, उसके पहले वह जुड़कर पूरे मूल शब्द और जुड़ने पर पूरे अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, तो वह क्या है? क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्यय जो होता है ना वह शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? किसमें अ उपसर्ग है? तो क्या अनेक में अ उपसर्ग है, या अमर में, अतिशय में, अधिभार में? इसका सही जवाब क्या होगा? क्या जवाब देंगे? अमर में। ठीक है, जैसे मर, मर एक मूल शब्द हो गया, इसमें अ जोड़ दिया तो अमर हो गया, तो ये दोनों मिलकर एक शब्द बन गए, पूरा चेंज हो गया। मर एक मूल शब्द है, अ जुटेगा तो अमर हो गया, और इस अमर का मतलब आप लोग जानते हैं, जो कभी न
मरे। ठीक है, यही होगा ना। और अनेक में, अनेक में क्या है, अनेक में अन उपसर्ग है। क्या है, अन उपसर्ग है। ठीक है, और फिर उसके बाद से अतिशय, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। और अधिभार में कौन सा उपसर्ग है, अधिभार में, तो अधिभार में जो है वह अधि उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, निम्न में असी किसकी पर्यायवाची है। ठीक है, असी किसकी पर्यायवाची है। तो देखिए हम डेली क्वेश्चन में जो है एक एक पर्यायवाची डालते हैं, क्योंकि पर्यायवाची जो है आपको रटना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। इसको धीरे धीरे आप लोग याद करते चलिए। मैं जितना एक दिन में समझ लो ना कि मैं 4 पर्यायवाची लिखाता हूँ, इस तरह से 10 दिन अगर क्लास कर लिए 40-50 पर्यायवाची हो जाएगी। हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी है। मतलब आप लोग इतने में मतलब अच्छा खासा पर्यायवाची कर लेंगे, गलत नहीं होगा कोई पर्यायवाची। ठीक है, तो असी का पर्यायवाची क्या है, असी का पर्यायवाची जो होता है वो चंद्रहास होता है। क्या होता है, चंद्रहास। अच्छा, चंद्रहास किसका पर्यायवाची है, चंद्रहास का मतलब जानते हैं क्या होता है, तलवार। क्या होता है, तलवार। तलवार की पर्यायवाची यदि मैं पूछूं कि क्या है, तो तलवार को कृपाण कहते हैं, कृपाण भी है, खड़ग भी है, खड़ग मैं लिख देता हूँ, खड़ग, खड़ग है, करवाल है, करवाल है, करवाल है, इसको देख लीजिएगा, करवाल है। ठीक है, ये किसकी पर्यायवाची है, तलवार की। ठीक है, यानी चंद्रहास की पर्यायवाची क्या है, कृपाण, तलवार जान ही रहे हैं, असी, खड़ग और करवाल। ठीक है, एक मुझे और पर्यायवाची बता दीजिए आप। सुंदर इसमें शब्द है, सुंदर की पर्यायवाची बताइए। सुंदर को हम क्या कहते हैं, चारु। क्या कहते हैं, चारु। ललाम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ललाम। ठीक है, मनोहर भी कहते हैं, मनोहर, मनोहर। ठीक है, फिर आकर्षक भी कहते हैं, आकर्षक, आकर्षक भी कहते हैं। फिर उत्तम भी बोलते हैं, उत्तम, उत्तम भी बोलते हैं। और दिव्य भी बोलते हैं, दिव्य। ये किसकी पर्यायवाची हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं, सुंदर के। और देख लेते हैं, ग्रह दिया है ना, ग्रह की पर्यायवाची भी देख लीजिए। ग्रह की पर्यायवाची क्या होती है, निकेतन, नहीं सॉरी ग्रह नहीं है, गृह है, गृह। ये सॉरी भाई, यह क्या है, गृह है, गृह। गृह की पर्यायवाची जो होती है वह निकेतन, निकेतन, भवन, भवन, सदन, सदन, आगार, आगार, आयतन, आयतन। ठीक है, आयतन हो गया, आवास, 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 निलय, निलय, धाम, धाम, घर। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सब गृह के पर्यायवाची होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निकेतन, भवन, आगार, धाम, आगार, सदन, निलय। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, गृह के पर्यायवाची हैं। यमुना के पर्यायवाची हम लोग देख लें क्या, यमुना के, यमुना के पर्यायवाची मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। सूर्यसुता यानी सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना, सूर्यसुता। अर्कजा, अर्कजा। ठीक है, सूर्य तनया, सूर्य तनया। कालिंदी, कालिंदी देखिए शुद्धि और अशुद्धि में भी पूछता है, तो कालिंदी, कालिंदी ऐसे लिखेंगे, कालिंदी। तो ये क्या है, सूर्य की पर्यायवाची, सॉरी यमुना की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है,
यमुना की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? निम्न में कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी का है? दो चट्टानें, तेरा हार, सेवा सदन, निशा निमंत्रण। तो एक बात बताइए, मैं आप लोगों को पढ़ाया था इसके पहले हरिवंश राय बच्चन की कुछ उपन्यासें, ठीक है? किसका पढ़ाया था? हरिवंश राय बच्चन का। तो मैं एक बार मुझे बता देंगे क्या हरिवंश राय बच्चन के जो रचना है? जैसे तेरा हार हो गया, ये देखिए, ये तेरा हार, ठीक है? मधुबाला, मधुकलश, ठीक है? मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें, ये दो चट्टानें भी हो गया। निशा निमंत्रण किसका हो गया? यह मुंशी प्रेमचंद का। और मुंशी प्रेमचंद्र का सॉरी, ये सब किसके हैं? हरिवंश राय बच्चन के। दो चट्टानें, तेरा हार, निशा निमंत्रण। दो चट्टानें, तेरा हार, निशा निमंत्रण किसके हैं? हरिवंश राय बच्चन के। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन के क्या है? मधुबाला, मधुकलश, और इनकी कुछ आत्मकथा है, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, 4 खेमे 64 खूटे। लेकिन इसमें बात हुई है किनकी बात हुई है? मुंशी प्रेमचंद्र की। मुंशी प्रेमचंद की कुछ फेमस पुस्तकें हम लोग जान लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेवा सदन। सेवा सदन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। सेवा सदन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की कुछ पुस्तकें हम लोग देख लेते हैं। जैसे जैसे गोदान हो गया, फेमस पुस्तकें हैं। गोदान, गबन हो गया, सेवा सदन हो गया, कर्मभूमि, कौन सी? कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, मंगलसूत्र। इनकी कुछ कहानियां हैं, जैसे कफन हो गई, नमक का दरोगा हो गया, पूस की रात हो गई, पंच परमेश्वर, और एक बहुत फेमस इनकी कहानी है जिसका नाम है परीक्षा, ठीक है? और एक बात बताइए मुझे कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन में पूछता है। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। इनकी बचपन का नाम क्या था? तो धनपत राय था। इनकी एक पुस्तक थी जिसको अधूरी पुस्तक थी, और उसको पूरा किए थे कौन? उनके ही बेटे अमृत राय ने। उस पुस्तक का नाम है क्या? मंगल सूत्र, ठीक है? मंगल सूत्र किसने पूरा किया था? उनका बेटा। किसका? मुंशी प्रेमचंद्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि का विलोम क्या है? व्यष्टि का विलोम जो होगा वह समष्टि है। व्यष्टि का विलोम समष्टि। आर्द्र का विलोम क्या होगा? आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। क्या होगा? शुष्क, ठीक है? फिर लाघव किसका विलोम है? लाघव, गौरव। गौरव का विलोम क्या है? गौरव का विलोम लाघव, ठीक है? फिर यहाँ पे गौड़ है ना, गौड़ किसका विलोम है? प्रधान। प्रधान का विलोम गौड़ होता है। एक और मुझे विलोम बता दीजिए। जैसे मैं सूक्ष्म का विलोम पूछूं, किसका? सूक्ष्म का विलोम पूछूं तो स्थूल होगा। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करता है। सूक्ष्म होता है तो आप लोग बड़ा मारते हैं, ये नहीं, स्थूल होगा, ठीक है? मतलब सूक्ष्म का स्थूल। और अग का विलोम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? विग हो जाएगा। क्या होगा? विग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गूलर का फूल होना का अर्थ है। गूलर का फूल होना का अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? जानते हैं? लाल पीला होना, दुर्लभ होना, ईर्ष्या से जल उठना,
बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है, दुर्लभ होना। इसका सही जवाब क्या होगा? दुर्लभ होना, ठीक है। लाल पीला होना, इसका मतलब क्या होता है? लाल पीला होना का मतलब बहुत गुस्सा करना, ठीक है। अगला देख लीजिए, ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना, कलेजे पर सांप लौटना, इसका क्या हो जाएगा? कलेजे पर सांप लौटना। बुद्धि भ्रष्ट होना, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ? अक्ल पर पत्थर पड़ना। अर्थ क्या, एक तरह से कह सकते हैं मुहावरा। बुद्धि भ्रष्ट होना का क्या हो जाएगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। बिल्ली मेज पर बैठी है, बिल्ली मेज पर बैठी है, कौन सा कारक है? ठीक है, कारक आप लोगों ने पढ़ा है, मैं बताया हूँ, उसका प्रसर्ग भी, ठीक है। तो कारक 8 होते हैं। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा इसमें होता है, करण से, ठीक है। और फिर उसके बाद संप्रदान होता है, फिर उसके संप्रदान, फिर अपादान, फिर अधिकरण, फिर उसके बाद से संबोधन, ऐसे होता है, ठीक है। तो बिल्ली मेज पर बैठी है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? पर, में, पर, पै, ऊपर, ये किसका होता है? अधिकरण कारक का होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकरण। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, कर्म का को, अपादान का से, किसके लिए? अलगाव के लिए। तो चलो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।